लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल हुआ था जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किए हुए थे। ठीक, हाँ, वहाँ पर जो पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकल था, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट एज 13, पाई माइनस tan इनवर्स 5/12 ये हो चुका है। ठीक, इसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि अगर हमको कार्टेशियन से पोलर या पोलर से कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्म करना हो दिए गए इक्वेशन को, तो किस तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r square is equal to a square cos 2 theta into Cartesian form एक इक्वेशन दिया गया है पोलर फॉर्म में r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और कह रहे हैं इस पोलर फॉर्म के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कीजिए। हमारे पास दो रास्ते हैं इसे बदलने के। ठीक, पहला मेथड, उसको हम गरीबामऊ मेथड कहते हैं, कि जब आपको कुछ ना पता रहे, कोई सेटिंग वेटिंग ना आती रहे इसमें, तो आप सिंपल सा एक काम कीजिए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा का इस्तेमाल कर लीजिए, जहाँ से हम लोगों को ऑलरेडी रिलेशन मिल चुका है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। सीधे उसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर जोड़ तोड़ करना आता है, थोड़ा बहुत दिमाग चलता है जोड़ तोड़ में, तो इसी के ऊपर जोड़ तोड़ लगा देंगे। बारी बारी हम दोनों मेथड बता रहे हैं साइड बाय साइड। सॉल्यूशन में इधर हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट मेथड। हालांकि ये दोनों मेथड देखने में भले डिफरेंट हो, शुरुआत इसकी डिफरेंट होती है, बाकी है दोनों सेम टू सेम ही, फर्स्ट मेथड। और इधर हम लिख दे रहे हैं सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। सबसे पहला काम जो हमको पता होता है पोलर और कार्टेशियन के बीच का रिलेशन, वो हम लिख रहे हैं क्लियरली, स्पष्टता। ये बात हमको पता है कि हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी के साथ साथ हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अब जो दिया गया है उससे शुरुआत कर रहे हैं। नाउ इक्वेशन दिया गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक, चूँकि हमको tan का फॉर्म पता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि cos 2 थीटा को बदल दें tan थीटा के फॉर्म में। बाकी तो आर स्क्वायर की जगह पे ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखा ही जाएगा, क्योंकि अब हमको इस पूरे इक्वेशन जो आर और थीटा में है, इसको चेंज करके एक्स और वाई में लेकर के आना है। तो शुरुआत करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और मेरा दिमाग केवल एक बात पर स्ट्राइक कर रहा है कि यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, तो अगर हम cos को tan में चेंज कर लें तो बड़े इत्मीनान से वाई बाई एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका फार्मूला हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस्तेमाल करते हैं विद इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। आर की वैल्यू पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा की वैल्यू है वाई बाई एक्स। उठा करके दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, आंसर मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर की जगह पर हमने रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मिल गया। इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी हमारे पास मौजूद है इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर पूरे के बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करते हैं तो ऊपर हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक काम और कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले लें, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है दिए गए पोलर इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। ये पहला तरीका था। इसी तरीके से सेकंड मेथड भी कुछ नहीं है, सिंपल सा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा का सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। शुरुआत करें सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड देखते हैं क्या होगा। जो दिया गया है वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड मेथड, ठीक, ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक, अच्छा, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देते हैं, हमारे पास होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे देखा जाए तो कॉस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं x अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स बाई आर का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा की जगह पर अगर देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पूरे में से 1 अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन करके इधर ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करते ही हमारे पास बचेगा implies that r to the power 4 is equal to a square within bracket x square minus y square। ठीक, अब r की वैल्यू हमको पता है, r स्क्वायर, यानी इसको अगर कोई लिखना चाहे तो ये लिख सकता है implies that r स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके इसको लगाया जा सकता है। ये हुआ दिए गए पोलर इक्वेशन का, दिए गए पोलर इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। दूसरा न्यूमेरिकल उठाते हैं। अगली प्रॉब्लम है कह रहे हैं the transform equation of r square cos square theta is equal to a square cos 2 theta, a square cos 2 theta to Cartesian form is x square plus y square ब्रैकेट क्लोज, बाहर रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू लैम्डा। एक इक्वेशन दिया गया है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म का इक्वेशन है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये कह रहे हैं जब इस पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में बदला गया
तो कार्टेजन में बदलने पर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं कि लैम्डा कितना होगा यहाँ पर, ठीक। देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज डैश। पहला ऑप्शन दे रहे हैं ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन बी दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन सी दिया जा रहा है एक्स इंटू वाई, और चौथा ऑप्शन डी दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हम वापस सवाल को दोहरा रहे हैं। द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा टू कार्टेजन फॉर्म इज दिस। एक पोलर फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है। जब इस पोलर फॉर्म के इक्वेशन को कार्टेजन में बदला जाता है तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू लैम्डा मिलता है। पूछ रहे हैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। इन चार ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन को खोजना है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिर्फ एक रास्ते के अलावा कि हम अपनी मर्जी से इस दिए गए पोलर इक्वेशन को कार्टेजन में चेंज करने की कोशिश करें। जब इसको एक बार कार्टेजन में कर ले जाएंगे तो इसका और अपने आए हुए दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करा लेंगे, हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्यूशन देखना, जो दिया गया है वहीं से शुरुआत करते हैं। अपने को दिया गया है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक। आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमको पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा भी हमको पता होता है एक्स बाई आर, क्योंकि एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा। दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा रीज़न, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, ठीक। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर और टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का हाल देखते हैं, ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट कॉस 2 थीटा को फिर से तोड़ देते हैं। उस फॉर्म में तोड़ेंगे जो फॉर्म हमको पता है, और हमें पता है कॉस और हमें पता है साइन, तो इसको तोड़ो कॉस माइनस साइन में, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया, ठीक। मेरा अगला काम होगा यहाँ भी कॉस थीटा की जगह एक्स बाई आर, साइन थीटा की जगह वाई बाई आर पुट करना। तो इसका मतलब हमको मिलता है इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस इस हिस्से में आएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा, ठीक। अगर पूरे में से 1 अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन करें तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचता है इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बाकी बची हुई चीज़ें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब जरा इसका और दिए गए कार्टेजन फॉर्म का कंपेयर कराओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही। एक्स स्क्वायर ये भी बैलेंस हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो लैम्डा की जगह पर आया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन ट्रू है। सीधे लिख देना इम्प्लाइज दैट, या यहीं पर नीचे ही, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक। ये काफ़ी नीचे चला गया होगा, इसको हम यहाँ पर लिखते रहे, दिस क्वांटिटी इज लैम्डा। ऑप्शन बी इज ट्रू। इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले की तरफ, यानी जब हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, अगर पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम वापस लिखने चल रहे हैं। हेडिंग डाल देना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर बाय द वे कोई हिंदी मीडियम वाले भी होंगे जो
इस सारी चीज़ों को हिंदी में भी जान रहे हैं, इसीलिए हम दोनों ही बातें जो भी लिखेंगे उसे इंग्लिश हिंदी दोनों में भी बोलते चल रहे हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सॉरी, हिंदी मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सबसे पहले जो मेन फार्मूला होता है हम उस मेन फार्मूले को लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जहाँ पर पहला पॉइंट कैपिटल ए हमको दिया गया है x1, y1, ठीक, और कैपिटल बी हमें दिया गया है एंड कैपिटल बी x2, y2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैपिटल ए x1, y1 एंड कैपिटल बी x2, y2 लिखा जाता है डिस्टेंस ए बी। इसे मॉड मत समझना, ठीक। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, हम कहते हैं ये डिस्टेंस अगर स्मॉल डी है तो डिस्टेंस होगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी आम भाषा में कहा जाए तो डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर एंड डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है। चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए चाहे लिखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और चाहे लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों ही बातें सही होंगी। मतलब इसी को लिखा जा सकता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका हम प्रूफ दिखा रहे हैं तुरंत, छोटा सा प्रूफ है, बस केवल फिगर से अपना काम चल जाएगा। ठीक, साइड में एक फिगर बना लेना, उसी फिगर के आधार पर मेरा सारा काम हो जाएगा। यहाँ हमें पहला पॉइंट दिया गया है, ठीक, और ये हमें दूसरा पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट है कैपिटल ए x1 y1, ये पॉइंट है कैपिटल बी x2 y2, और हम इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देते हैं। इस फिगर को हम बीच में बना दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। जो पहला पॉइंट है ये है कैपिटल ए, ठीक, x1, y1, दूसरा पॉइंट है कैपिटल बी x2, y2, ये दोनों पॉइंट आ गए। चूँकि कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो इसका मतलब कैपिटल ए तक पहुँचने के लिए हम सबसे पहले यक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे वो डिस्टेंस x1 रही होगी, ये x1, ये दूरी हमारे पास x1 है। इसी तरीके से b के लिए अगर देखा जाए तो b का x कोऑर्डिनेट x2 है। इसका मतलब b तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने यक्स एक्सिस पर जो दूरी कवर की होगी वो रही होगी x2। अच्छा, अगर इतनी दूरी x2 है और ये दूरी x1 है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रही होगी ये डिस्टेंस होगी x1 माइनस x2, ये। और अगर ये x1 माइनस x2 है तो इस लाइन से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, माना ये कैपिटल M पर मिलता है तो ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली x1 माइनस x2 होगी। x1 माइनस x2, ठीक। इसी तरीके से कैपिटल ए का y कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो कैपिटल ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 है। इसका मतलब हम y एक्सिस पर जिस लंबाई पर चढ़े होंगे, y1 का मतलब होता है कि आपकी यक्स एक्सिस से जो दूरी है वो y1 होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y1। इसका मतलब सामने वाली ये जो डिस्टेंस है ये पूरी डिस्टेंस भी कितनी होगी, y1। इसी तरीके से अगर देखें तो b के लिए कोऑर्डिनेट कितना है, y2। इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी हुई, यहाँ से लेके x एक्सिस तक y2 हुई। ये इतना हिस्सा y1 है और ये पूरा हिस्सा y2 है, तो ये जो डिस्टेंस आई ये डिस्टेंस होगी y1 माइनस y2, ये रहा सामने मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो बेस हमारे पास मौजूद है x1 माइनस x2, हमारे पास ये भी मौजूद है y1 माइनस y2, ये इतनी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। अगर इस पूरे हिस्से को देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल रखा है जिसमें हम पाइथागोरस की थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाइथागोरस की थ्योरम के इस्तेमाल से AD स्क्वायर
इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिगर बना लो, इसे हम तुरंत कर दे रहे हैं। यही कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं, क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली फ्रॉम फिगर क्लियरली फ्रॉम फिगर d इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को हम d बोल रहे हैं, ठीक। d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकल आई, ठीक। बस यही इतना इसका प्रूफ है। इसके बाद कुछ नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से कह सकते हैं कि सब रिजल्ट भी हैं और वो भी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। जैसे एक बात होती है, अगर हमको न्यूमेरिकल में d दे दिया जाता है तो न्यूमेरिकल में मान लीजिए d इज इक्वल टू 8 दिया जाता है, तो जिस वक्त न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे उस वक्त हम सिर्फ प्लस 8 लेकर के नहीं चलेंगे, उस वक्त हम उस डिस्टेंस को प्लस माइनस 8 दोनों लेकर के चलेंगे। रीज़न, अंडर रूट लगा हुआ है, तो अगर डिस्टेंस हमको 8 दी जाती है तो इसका मतलब 8 इज इक्वल टू अंडर रूट दिस, चाहे यहाँ प्लस 8 रखें चाहे यहाँ माइनस 8 रखें, रूट कटेगा जिस दिन उस दिन होल स्क्वायर, यानी हम हर वक्त हमें आंसर कितना पाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव ही पाएंगे। नोट में लिखना, सबसे पहला नंबर नोट, पहली बात, ठीक। इफ डी इज गिवन, इफ डी इज गिवन, अगर हमें डिस्टेंस दी जाती है, इफ डी इज गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल हमें दिया जा रहा है, अगर उस न्यूमेरिकल में हमको डी की वैल्यू दी जाती है, देन अप्लाई, तब हम तुरंत अप्लाई करेंगे, देन अप्लाई प्लस माइनस बिफोर यूजिंग इट, बिफोर यूजिंग इट, तब हम इस डी को सीधे सीधे ना इस्तेमाल करके इसके आगे प्लस माइनस साइन को लगा लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से दूसरा नोट लिखते हैं, नोट नंबर 2। अगर ऐसा होता है कि जैसे जो पॉइंट हमें दिए गए हैं उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये रहा, ठीक। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं, ये पॉइंट हमको दिया गया है कैपिटल P, इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं x1, y1। एक चीज़ गौर करना, ये पॉइंट, ये जो लाइन आएगी P और Q, ठीक, ये पूरी की पूरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब इसको हम एक सीधे छत के तौर पर मान सकते हैं। अगर ये एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरी लाइन के ऊपर किसी एक कोऑर्डिनेट, चाहे वो x हो चाहे y हो, कोई एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। गौर करें तो इसकी ऊंचाई अब नहीं बदल रही, पॉइंट P पहली बार जिस ऊंचाई पर मौजूद है, पॉइंट कैपिटल Q भी उसी ऊंचाई पर मौजूद है। और हम जानते हैं जिस वक्त हम ऊंचाई नाप रहे होते हैं उस वक्त हम y कोऑर्डिनेट को नाप रहे होते हैं। इसका मतलब P और Q के लिए x कोऑर्डिनेट तो बदलेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट बदलने वाला नहीं है, वो हर बार फिक्स रहेगा। इसका मतलब इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा x तो बदल करके x2 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ली है लेकिन हमने किसी हाइट को हमने बदला नहीं है, इसलिए ये हमेशा कितना रहेगा, y1। अब ऐसे केस में, यानी अगर हमारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब हुआ इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी PQ जो निकल करके आएगी, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल x2 में से x1 का निकाल देना है, यानी x2 माइनस x1 कर देना है। लिखना, इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर लाइन PQ x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक, एज ये सामने फिगर बना है बिल्कुल इस तरीके से, देन तब ऐसे केस में देन y1 इज इक्वल टू y2।
उस दिन आपके दोनों ही पॉइंट के जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो आपस में बराबर होंगे। सो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल डी एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। कुछ भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। मॉड लगा हुआ है, मॉड सबसे दानी आदमी है, अंदर में चीज़ें नेगेटिव भी देंगी तो वो बाहर कितना देगा, पॉजिटिव देगा। मतलब कर्जा लदे हुए को भी वो बाहर निकालता है तो अंबानी बना करके निकालता है। यानी मॉड पी क्यू इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ठीक, अगली बात लिख लें। हाँ, इससे कंफ्यूज ना होना, ये मॉड का साइन है, मॉड। ठीक, अगली बात, तीसरा पॉइंट। अच्छा, फिर अगली बात हम कर रहे हैं, अब की बार हम इसी लाइन पी क्यू को यक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर ना लेकर के बल्कि इस पूरी की पूरी लाइन को यक्स एक्सिस पर ही बैठा दे रहे हैं। तो याद रखना, जब ये पूरी लाइन यक्स एक्सिस के ऊपर बैठ गई तो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस के घर में आ गए हो, और जिसके घर में जाते हो सल्तनत उसी की रहती है। इसका मतलब पूरे के पूरे यक्स एक्सिस पर ये जो y1 बचा हुआ था, अब ये दोनों पूरी तरह से कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब केस कुछ नहीं बदलेगा। जिस दिन ये लाइन पी क्यू यक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तब भी हम पी क्यू डिस्टेंस को निकालने के लिए दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, और जिस दिन ये लाइन x एक्सिस के ऊपर लाई कर गई उस दिन भी हम यही काम करेंगे, इन दोनों x1 और x2 का डिफरेंस ले लेंगे। लिखना, डिस्टेंस बिटवीन x1 कॉमा 0 एंड x2 कॉमा 0, ये रहा y कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब पूरा का पूरा पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई कर गया है। ठीक, इज d इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ये तीन नोट इधर हुए। इसके बाद चौथा नोट लिखेंगे। ये बातें तो थी जब हम यक्स एक्सिस के पैरेलल थे और लाइन पूरी की पूरी यक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर गई। सेम बिहेवियर अब यही हम करते हैं वाई एक्सिस के साथ। नोट नंबर 4 है, इफ पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, अब की बार लाइन पी क्यू को वाई एक्सिस के पैरेलल कर दिया जाएगा। इसके पैरेलल करते हैं, फिगर देखते हैं। ये लाइन पी क्यू हुई, ये पॉइंट हमें दिया गया है कैपिटल पी, और ये पॉइंट हमें दिया गया है कैपिटल क्यू। इस बार अगर देखा जाए तो इस बार हम जिस पॉइंट पर खड़े थे वहीं से हम सीधे ऊपर की तरफ चले गए, यानी वाई एक्सिस पर तो बढ़ गए लेकिन हम यक्स एक्सिस पर कोई दूरी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अब इस पूरी की पूरी लाइन पर अगर कोई नहीं, जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो सिर्फ वाई ही बदलने की हैसियत रखता है, यक्स बदल नहीं सकता। एक्स हमेशा जो पहले वाले पॉइंट पर रहेगा वही पूरे बीच में मौजूद सारे पॉइंट पर रहेगा। इसका मतलब अगर हम पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेते हैं तो हम हाइट बदल रहे हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो q के कोऑर्डिनेट हमको x1 y2 लेने होंगे। आप जिसके पैरेलल रहते हैं वही कोऑर्डिनेट बदलता है। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट में बदलाव आएगा, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट में बदलाव आएगा। देन d इज इक्वल टू, यानी ये पी क्यू के बीच की दूरी। अब की बात वही थी, जिस दिन हम x के पैरेलल रहेंगे, याद करने की बात है, जिस दिन पूरी की पूरी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उस दिन जो डिस्टेंस होगी वो x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा। जिस दिन लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उस दिन जो डिफरेंस होगा वो केवल और केवल y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, मॉड ऑफ y माइनस y2, ये रहा। ठीक, अच्छा, अगर ये पूरी की पूरी लाइन पी क्यू पैरेलल ना हो करके बल्कि y एक्सिस पर ही लाई कर जाए, सेम केस है, बस ये x1 और x1 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जीरो भर दिए जाएंगे। पांचवा पॉइंट इसी में लिखना, पांचवा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 0, y1
बाई फार्मूले से भी इसको निकालने के लिए बड़े इत्मीनान से निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों पॉइंट तो पता है ही हैं। लेकिन दिक्कत ये है दिमाग ज़्यादा चले तो बेहतर होगा, वरना हम केवल और केवल फार्मूले ही लगाते हैं। फार्मूले सिर्फ हारे को हरिनाम वाला हाल होगा। फार्मूले सिर्फ वहाँ पर लगाए जाएँ जहाँ पर पॉइंट में बदलाव लगातार आ रहा है, एक्स और वाई दोनों बदल रहे हैं एक साथ, तब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। अदरवाइज सीधे काम कीजिए, क्योंकि एक का ही बदलाव है। एक आदमी से पिटना हो या एक आदमी को पीटना हो, ये काम आसानी से किया जा सकता है, लेकिन कई लोगों से पिटने पे सोचना पड़ता है हड्डी गुड्डी ना टूट जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन 0,y1 एंड 0,y2 इज d इज इक्वल टू मॉड ऑफ y1 माइनस y2। ये रहा। आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ बेसिक टॉपिक हैं, उनकी चर्चा कर ले रहे हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े वो हैं। लगभग सारे लोगों को ये बातें पता होती हैं, लेकिन फिर भी जो लोग भूले भटके हुए हैं उनके लिए इसकी चर्चा ज़रूरी बनती है। ये जो पहला हिस्सा चल रहा है, पहला पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हम केवल पोलर का, कार्टेजन का, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, उसमें बेसिकली हम ज्योमेट्री के सिर्फ 2 या 3 कर्व का ही डिस्कशन करते हैं। आमतौर पर डिस्कशन तो आगे हैं, जैसे अब पूरी कोऑर्डिनेट भरी पड़ी हुई है, सर्किल की चर्चा होगी, पैराबोला की चर्चा होगी, इलिप्स की होगी। ठीक, ये सारी चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन इधर इस पहले वाले हिस्से में बेसिकली हमें जिससे काम करना होता है वो बेसिकली 2 फिगर होते हैं। एक होता है ट्राइएंगल और दूसरा होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक, त्रिभुज का और बहुभुज का, इन्हीं दोनों का। इवन त्रिभुज भी बहुभुज का ही हिस्सा आता है। हाँ, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उसमें 4 साइड होती है और जो ट्राइएंगल होता है उसकी 3 साइडें होती हैं। तो ये कह सकते हैं चाहे ट्राइएंगल हो और चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ये लोग पॉलीगन के हिस्से आते हैं। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा बन जाती है कि पॉलीगन आखिर होता क्या है, कि पॉलीगन को आप किस तरीके से करेंगे। इसमें ध्यान देने की बात है, जो ज्योमेट्री में पॉलीगन होता है, जिसको हिंदी में बहुभुज कहा जाता है, ठीक है, हम यहाँ जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमको 2 तरह की न्यूमेरिकल को डील करना होगा। एक वो जिसमें ट्राइएंगल के बाहर एक सर्किल बनता है जो उसके सारे शीर्ष को छूता हुआ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्किल ऐसा होगा जो किसी ट्राइएंगल के तीनों ही वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा। ये एक ऐसा होता है जिसमें ट्राइएंगल के अंदर में उसकी हर साइड को छू करके जाने वाला एक सर्किल बनाया जा रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस बात की चर्चा होती है कि ये सर्किल क्या कहे जाते हैं, इस सर्किल की रेडियस को क्या कहा जाता है। चूँकि ये सर्किल इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक, इसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल बोला जाता है। हिंदी में इसी को परिवृत्त कहा जाता है। ठीक, जो लोग लिखना चाहें वो लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज़ लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसको सुन करके भी इसका काम किया जा सकता है। ज्योमेट्री में जो पॉलीगन होता है, जिसे हिंदी में बहुभुज कहा जाता है, उसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो उस पॉलीगन के, चाहे जो भी पॉलीगन दिया गया हो, अब पॉलीगन में ट्राइएंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी पॉलीगन दिया गया हो, उस दिए गए पॉलीगन के जितने भी वर्टेक्स दिए जाएंगे उन सारे वर्टेक्स से होकर के अगर कोई सर्किल जाएगा तो उसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल बोला जाता है। और इस सर्किल का जो सेंटर आता है उसको सर्कम सेंटर बोला जाता है। हिंदी में इसी सर्कम सेंटर को परिकेंद्र कहा जाता है। और इसकी जो रेडियस होती है उसको सर्कम रेडियस कहा जाता है, जिसे हिंदी में परित्रिज्या बुलाते हैं। ठीक, अगर बाय द वे लिखना चाहें तो एक्स्ट्रा करके छोटा मोटा हिंदी में लिख लेते हैं। जिन लोगों को दिक्कत है वो लोग लिखेंगे, बाकी लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, चाहे एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहें चाहे एक्स्ट्रा थ्योरी कहें, इसको हम ऐसे हिंदी में ही लिखा देते हैं। लिखना ज्योमेट्री में, लेकिन ये बातें पता होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, वरना सामने वाला जब भी इन सारी चीज़ों को हल्के फुल्के में पूछ लेता है तो आप भूले पड़े रहते हो, वो थोड़ी सी बुरी बात होती है। ज्योमेट्री में किसी पॉलीगन की हिंदी होती है बहुभुज। ज्योमेट्री में किसी
पॉलीगन यानी बहुभुज का सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल हिंदी में इसी को परिवृत्त कहा जाता है। ज्योमेट्री में किसी पॉलीगन का सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल यानी जो परिवृत्त होता है, ऐसा सर्किल, एक ऐसा सर्किल होता है, एक ऐसा सर्किल होता है जो उस पॉलीगन के ठीक के हर एक वर्टेक्स या वर्टिसेस बोला जा सकता है इसको, हर एक वर्टेक्स जिन लोगों को हिंदी मीडियम वाले अगर जो होंगे, ठीक, तो वर्टेक्स को ही शीर्ष कहा जाता है। हर एक वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से होकर जाता है, ठीक। ज्योमेट्री में किसी पॉलीगन बहुभुज का सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल यानी जो परिवृत्त होता है वो एक ऐसा सर्किल होता है जो उस पॉलीगन के जितने भी वर्टेक्स मौजूद होंगे उसके पास, उसके सारे वर्टेक्स से होकर के जाता है। इसका मतलब हर वर्टेक्स को छूता हुआ जाता है, ठीक। हाँ, इसके बाद इसमें लिखना, इस सर्किल का जो सेंटर होता है, लिखना, इस सर्किल का सेंटर, ठीक, सर्कम सेंटर कहलाता है। इस सर्किल का सेंटर या इस सर्किल के सेंटर को सर्कम सेंटर, ठीक। सर्कम सेंटर की हिंदी परिकेंद्र होती है, सर्कम सेंटर परिकेंद्र कहते हैं। ठीक। इसके बाद आगे वहीं पर रेडियस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और रेडियस को सर्कम रेडियस कहा जाता है। सर्कम रेडियस, इसकी हिंदी होती है परित्रिज्या कहते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ से ये कन्फ्यूजन मत पाल लेना कि जितने पॉलीगन होते हैं सबके लिए आप सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पास जानकारी में जितने भी पॉलीगन होते हैं उन सभी के लिए सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल नहीं खींची जा सकती है, ठीक। ये कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जिनके लिए खींची जाती है और इनको एक नाम दिया जाता है, ठीक। हिंदी में उसे सरल बहुभुज कहते हैं और इंग्लिश उसी की होती है रेगुलर सिंपल पॉलीगन कहा जाता है, ठीक। और जितने भी रेगुलर सिंपल पॉलीगन होते हैं उनके चारों तरफ चूंकि सर्किल बनाई जा सकती है, इसीलिए उन सभी को साइक्लिक पॉलीगन कहा जाता है, यानी वृत्तीय बहुभुज कहा जाता है, ठीक। इसे भी हम आगे इसी में बढ़ा दे रहे हैं। ये वो बातें हैं जो बोलते वक्त आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि आप कम से कम डील जिसके साथ कर रहे हो उसके बारे में आप थोड़ा ABCD जान रहे हो। किसी के घर यूं ही पहुंच गए और ले करके लाठी दौड़ाना शुरू किया तो उसका मतलब आपको उसके बिहेवियर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर आपको पहले से ही पता है तो आप हेलमेट लगा के जाओगे कि खोपड़ी तो नहीं फूटेगी आपकी। इसीलिए इनके पास जाने से पहले हम इनके बारे में जो कुछ ऊर्जा पुर्जा है वो निकालने की हल्की फुल्की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट मान करके लिख देना। दूसरा पॉइंट इसी में चाहे बढ़ा दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हम इसमें लिखना, हाँ ठीक, हर एक पॉलीगन ऐसा नहीं होता
ऐसा नहीं होता कि आप उसके लिए सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल ड्रॉ कर सकें। ठीक, मतलब हर एक पॉलीगन के चारों तरफ आप एक सर्किल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिनके लिए ये सर्किल बन सकता है, जिनके लिए ये सर्किल बन सकता है, जिनके लिए ये सर्किल बन सकता है, ठीक, उन्हें साइक्लिक पॉलीगॉन यानी हिंदी में इसी को कहते हैं वृत्तीय बहुभुज कहा जाता है। वृत्तीय बहुभुज कहा जाता है। ठीक, इतना नोट कर लें फटाफट। तो वृत्तीय बहुभुज की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, ये भी एक लाइन में यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक, अभी इसका हम नाम बोले थे। हिंदी होती है सम सरल बहुभुज, ठीक, और इंग्लिश होती है रेगुलर सिंपल पॉलीगॉन। इसमें लिखना जितने रेगुलर सिंपल पॉलीगॉन, सॉरी उल्टा हो गया, ये सिंपल पॉलीगॉन यानी हिंदी होती है सम सरल बहुभुज। सम सरल बहुभुज, ठीक, होते हैं वे सभी साइक्लिक पॉलीगॉन होते हैं। वे सभी केवल साइक्लिक होते हैं, लिख दें, काम चल जाएगा। साइक्लिक होते हैं, ये बात आई। ज्योमेट्री जब उस वक्त पढ़ी जा रही थी, ठीक, छोटी क्लास में जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हम जानते थे सर्कम सेंटर जो होते हैं वो सर्कम सेंटर निकाले कैसे जाते हैं। उनको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है सर्कम सेंटर को निकालने का। न्यूमेरिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकली जो कंडीशंस दी जाती है हम उनकी वजह से सर्कम सेंटर्स निकाल पाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी होती हैं, उनकी वजह से निकाल पाते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे जिस टाइप के, उसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते रहेंगे। ऐसे नॉर्मली जान लेना, फिगर इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ट्राइंगल हमको दिया गया है और इस ट्राइंगल के लिए निश्चित तौर पर ट्राइंगल है तो ये साइक्लिक होता ही होगा, तो साइक्लिक पॉलीगॉन में आएगा। और साइक्लिक पॉलीगॉन का हिस्सा है तो इसका मतलब इसके चारों तरफ हम एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। वो सर्किल इसके सारे के सारे वर्टेक्स को छूता हुआ पार करेगा, ठीक। और ऐसे केस में इस सर्किल के पास एक सेंटर भी होगा। इस सेंटर को निकाला कैसे जाता है इसके लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करते थे, इसमें केवल एक काम किया जाता था। जो ट्राइंगल की साइड दी गई हैं, इन साइड के परपेंडिकुलर और इनको बाइसेक्ट करने वाली लाइन ट्रेस कर दी जाती थी। वापस सुनना, हम बोल क्या रहे हैं। ज्योमेट्री में जब इनको बनाया जाता था तो कहा जाता था कि जब आपको सर्कम सेंटर निकालना हो तो सर्कम सेंटर को निकालने के लिए आप ट्राइंगल की जो साइड दी गई हैं उनमें से कोई भी दो साइड ले लीजिए। कोई भी दो साइड, आपकी मर्जी, आप तीन का तीनों ले सकते हैं, ठीक, खुली आज़ादी है। तो जो साइड ली गई है उस साइड के परपेंडिकुलर और उस साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को ट्रेस कीजिए। ये
पहले वाले को, ये इस एंगल से पार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक, ये पार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये जो दूसरी साइड है, इस साइड को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं, यही पॉइंट इस दिए गए ट्राइंगल के चारों तरफ खींचे हुए इस जो परिवृत्त, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल के लिए ये सेंटर का काम करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही दो साइड लीजिए, आप इस साइड को और इस साइड को भी ले सकते हैं। इस साइड से हो, इस साइड को बाइसेक्ट करने वाली और इस साइड के परपेंडिकुलर लाइन को ट्रेस करते हैं। अब ये लाइन एंगल से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल का सेंटर मिला हुआ है, ये सेंटर इस पूरे के पूरे ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, इस ट्राइंगल के बाहर भी होता है। इवन जब आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब इस पूरे ट्राइंगल में कोई कोण अधिक कोण हो रहा होगा, 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो उस दौरान आपको ये जो सर्कम सेंटर मिलता है, ये सर्कम सेंटर आपके ट्राइंगल के बाहर मिल जाता है। लेकिन जब तक ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, तब तक ये हमेशा अंदर में ही मिलता रहेगा। ठीक, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस ऐसे ही याद रखना है कि जब आपको सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल के लिए सेंटर निकालना होता है तो ट्राइएंगल की किसी भी दो साइड को सिलेक्ट कर लिया जाता है, और दोनों साइड को सिलेक्ट करने के बाद उस बारी बारी उन साइड के परपेंडिकुलर और उन साइड को बाइसेक्ट करती हुई लाइनें ड्रॉ की जाती हैं। दो शर्त लग रही हैं। पहली शर्त है कि जो लाइन आप ट्रेस करो वो उस साइड को बाइसेक्ट करे, मतलब आधे आधे हिस्से में डिवाइड करे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगी, वही पॉइंट मेरे इस परिवृत्त का, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल के लिए सेंटर का काम करेगा। ठीक, और जिस वक्त इसकी रेडियस निकालनी होती थी, इसकी रेडियस निकालने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, R इज इक्वल टू A अपॉन साइन ए। ठीक, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ी है। R इज इक्वल टू A अपॉन 2 साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन 2 साइन B इज इक्वल टू C अपॉन 2 साइन C। ये फार्मूला इस्तेमाल करते थे। चाहे इनको लेकर के, चाहे इनको लेकर के, या इस पहले और लास्ट वाले को लेकर के सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस को निकाला जा सकता था। ठीक, हम इसका पहला न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल करने के लिए चल रहे हैं। प्रॉब्लम है, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही पता है, तो हम जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे वो केवल डिस्टेंस फार्मूले के ही बेस पर लगाएंगे। जैसे जैसे मेरे पास फार्मूले बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूमेरिकल की वैरायटी भी बढ़ती जाएगी। पहली प्रॉब्लम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ find the coordinate of the circumcenter of the triangle फाइंड द कोऑर्डिनेट, आप निर्देशांक निकालिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट किसके? ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के चारों तरफ सर्किल बन रहा है, उस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are। और जो ट्राइंगल है उसके सिरे हमको दिए गए हैं। पहला सिरा दिया गया है कैपिटल A, ये 5,-1। ठीक, दूसरा सिरा हमें दिया गया है कैपिटल B, ये दिया गया है -1,5। तीसरा सिरा हमें दिया गया है एंड कैपिटल C इज इक्वल टू 6,6। ठीक, साथ ही साथ एक और बात करें, फाइंड इट्स रेडियस। डिस्क्रिप्टिव ऑप्शनल दोनों टाइप के ही न्यूमेरिकल उठाए जाएंगे। रीज़न है, डिस्क्रिप्टिव आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव की थ्योरी पर हाथ साफ हो गए तो ऑप्शनल की थ्योरी में हाथ साफ करने में हमें देर नहीं लगती है। ठीक, लेकिन पता चले आप ऑप्शनल में तुक्का ही भिड़ाने के लिए बैठे हो, D फॉर दुर्गा माता, B फॉर बजरंग बली, तब ये बवाल वाला काम होता है। इस केस में फिर वही होता है कि आप तुक्का मार करके ही इधर उधर का काम कर सकते हो, और शायद दुनिया की सबसे गंदी आदत होती है ये तुक्का मारने वाली। ठीक,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के परिकेंद्र को निकालिए, ठीक, हुज वर्टिसेस आर, और जिस ट्राइंगल के वर्टेक्स यानी उसके सिरे हमें दिए गए, पहला सिरा है 5, दूसरा है -1, और तीसरा सिरा दिया गया है 6, इसके साथ ही साथ उसकी रेडियस को भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम तो फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्योमेट्री में फिगर से खेलना आ रहा है तो इसका मतलब बाकी सारी बातें ठीक हैं। फिगर हम बनाते हैं कॉर्नर पर। माना ये सर्किल दिया गया है, हालांकि अंडा ज़्यादा लग रहा है, ठीक। इस सर्किल के अंदर में एक ट्राइंगल बना होगा, ठीक। जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमें पहला पॉइंट जो कैपिटल ए दिया गया है वो 5, है, ठीक। जो पॉइंट कैपिटल बी दिया गया है वो हमारे पास है -1, और जो पॉइंट कैपिटल सी दिया गया है वो हमारे पास है 6, ठीक। इसके बिहेव से अगर देखा जाए तो 6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यक्स पर 6 चले, वाई पर भी 6 चले। बी को देखते हैं, ये यहाँ पर बना रहे हैं, देखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर हम चलते हैं 6, ठीक, ये सी हो गया। अगला उसके बाद हम ए को अगर देखें तो ए यक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई निगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। इस साइड पर कहीं आएंगे 5, यक्स 5 चल रहे हैं, मतलब इस 6 से पहले यहाँ कहीं पर रुके और एक नीचे आए, कुछ यहाँ पर होगा ये पॉइंट, ठीक। इसी तरीके से रफली अगर करना चाहें, रफली हम तुरंत इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार दिखा रहे हैं करके। बी एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सोचो कितना 5, वाई 5 चढ़ रहा है, यहाँ वाई 6 चढ़ा है, इसका मतलब इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं पर ये ट्राइंगल कुछ दिखने में ऐसा होगा, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक, ये यहाँ और ये यहाँ, और इसके चारों तरफ इसको एक सर्किल ने घेरा होगा, ये रहा, कुछ इस तरीके का फिगर होगा। तो हम यही फिगर यहाँ पर भी बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे इसे, ये आया, ठीक, यहाँ से थोड़ा सा ये रहा और ये रहा, ठीक, और इसका सेंटर हम मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर इसका सेंटर है। पॉइंट का नामकरण संस्कार कर दिया जाता है, ठीक। नामकरण संस्कार के हिसाब से ये 6, इसका मतलब इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज़ द कैपिटल सी, 6, ठीक। इसके बाद आते हैं ये यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी ये कैपिटल ए होगा, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारा है कैपिटल ए, और कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट हैं 5, और निश्चित तौर पर ये पॉइंट होगा कैपिटल बी, और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे -1, 5, ठीक, सेंटर जहाँ कहीं पर होगा। अब इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा सर्कम सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर वर्टेक्स से हमेशा एक बराबर दूरी पर मौजूद होता है, ठीक। हम फिर से दोहरा रहे हैं, जो भी मेरा सर्कम सेंटर होगा उसकी वर्टेक्स से ली गई जो दूरियां होंगी, ये अगर हम इसको कैपिटल ओ कहते हैं तो जो ओ सी होगा वही डिस्टेंस ए ओ होगी, और उतनी ही डिस्टेंस हमारे पास ओ बी होगी। फिगर थोड़ा गलत है इसलिए दूरियां बड़ी छोटी नज़र आ रही हैं। बाकी सर्कम सेंटर, किसी भी ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो उसके वर्टेक्स से एक बराबर दूरी पर मौजूद होता है, मीन्स ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी। और गौर करो सेंटर से यहाँ तक की ये जो लाइनें हैं यही हमारे लिए रेडियस कैपिटल आर का काम कर रही हैं। इस रेडियस को हम कैपिटल आर बुला सकते हैं, ठीक, ये रहा। नॉर्मली अगर ये सारी चीज़ें बवाल लगती हैं कि भाई हम पॉइंट को इस तरीके से लेंगे तब तो ट्राइंगल तिरछा मिर्छा बनेगा, तो इस सब से बचने के लिए हम सीधा रास्ता भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल को ट्रेस किया सिंपली, ठीक, उसके बाद अंदर में एक ट्राइंगल बना लो, जैसी मर्जी, पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट है कहाँ पर नहीं है। इस पॉइंट को हम कैपिटल ए कह दे रहे हैं, मेरी मर्जी। कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट 5, इसको हम कैपिटल बी कह दे रहे हैं। कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट अगर देखे जाएं तो कितने होंगे, -1, 5। इसको हम कैपिटल सी कह रहे हैं तो कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट 6, होंगे, ठीक। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूज़न ये हो सकती है, भैया यक्स पर 5, वाई पर -1
y का -1 ऊपर है और y 6 होकर के नीचे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में एक ज्वालामुखी के जैसा पवंडर मचाएंगी। इसीलिए इस सारी चीज़ को ना करते हुए हम इससे काम कर रहे थे। बाकी बनाना हो तो अब हम यहाँ पर ये सरकम सेंटर मान लेते हैं, ये मेरी डिस्टेंस हो गई, ये भी मेरी डिस्टेंस हो गई। आमतौर पे अगर सिर्फ आंसर निकालने तक की बात हो तो बिल्कुल इस फिगर को ही हम प्रेफरेंस देंगे। इसे हम कैपिटल O मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से x, y बना देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा सरकम सेंटर है वर्टेक्स से एक बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब OA बराबर OB बराबर OC, और यही हमारे लिए रेडियस का काम करेगा कैपिटल R। तो जाहिर सी बात है जब ये चारों एक बराबर हैं तो OA का होल स्क्वायर बराबर होगा OB का होल स्क्वायर बराबर होगा OC का होल स्क्वायर और बराबर होगा R स्क्वायर। और इनमें से दो दो पेयर को लेकर के हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं सॉल्व करने की, इसी फिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्यूशन, ठीक। लाइन को हम फिर से दोहरा रहे हैं, यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। किसी भी ट्राइएंगल का सरकमसेंटर उसके वर्टेक्स से हमेशा एक बराबर दूरी पर होता है, ठीक। तो क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली OA बराबर OB बराबर OC बराबर, चाहे कैपिटल R माने चाहे स्मॉल r माने, कैपिटल R मान चुके हैं, चलो कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि OA का होल स्क्वायर बराबर होगा OB का होल स्क्वायर बराबर होगा OC का होल स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर रेडियस है, ठीक। इसे हम इन दोनों को एक साथ लेकर के इसको बोल देते हैं फर्स्ट पेयर, और इन्हें एक साथ लेकर के नाम दे देते हैं सेकंड पेयर, ठीक। अब बारी बारी दोनों पेयर के साथ काम किया जाता है। सबसे पहले पहला वाला पेयर लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट पेयर, चल पहला पेयर लेते हैं। तो इसके हिसाब से हमको मिलता है OA का होल स्क्वायर बराबर OB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। अच्छा एक बात और, ये जो सरकम सेंटर है इसके हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं O, x, y, ठीक। ये मान लेना। नॉर्मली हम इसको h, k बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x और y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x, y। तो यहाँ से मिलता है दिस इम्प्लाइज दैट OA, डिस्टेंस OA निकालते हैं। OA कोऑर्डिनेट है x, y 5 - 1, इसका मतलब स्क्वायर लगा है, अंडर रूट का बवाल नहीं है। x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से मिलता है हमको, ठीक, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB। इसी तरीके से निकाल लेते हैं। OB को अगर देखा जाए तो ये रहा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस अगला हिस्सा y - 5 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर, ये लिख लो। यहीं पर इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं एक साथ। ओपन करने पर ये बनेगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ से x² प्लस 25 माइनस 10x, ठीक, प्लस y² प्लस 1 और प्लस 2y इक्वल टू, इस हिस्से में आते हैं। इधर हमारे पास है x² प्लस 1 प्लस 2x, अगला हिस्सा देखते हैं प्लस y² प्लस 25, ठीक, माइनस 10y, ये रहा। जो कटते पिटते हैं उन्हें उड़ा देते हैं। x² का टर्म x² से उड़ेगा, y² का टर्म y² से कैंसिल आउट होगा। इसके अलावा देखते हैं, ठीक 25 से ख़त्म हुआ। और कुछ, हाँ अभी एक और, ये +1, ये इस +1 से ख़त्म होगा। बाकी जितने बचते हैं उनको समेट लेते हैं अपनी झोली में। हमारे पास बचता है -10x, 2x को इधर लाओ, -12x, ये आया। अगला हम देखते हैं 2y, -10y को इधर लाओ तो प्लस
12y, और तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा, यानी बराबर 0। 12 से 12 उड़ा दिया इधर से, ठीक, यानी कि हमको यहाँ से मिलता है दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई। ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू वाई। दूसरे पेयर को उठाते हैं। दूसरा पेयर, इसका मतलब अब की बार हम लेने चल रहे हैं ओ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर। लिखना टेकिंग सेकेंड पेयर, टेकिंग सेकेंड पेयर, चलो सेकेंड पेयर है ओ बी का होल स्क्वायर बराबर ओ सी का होल स्क्वायर। अप्लाई करते हैं, ठीक, फिगर में देखना, यहाँ से ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर निकालते हैं तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस 6 हैं। फिर वही काम, पूरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक। अगले से देखते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू, अगले हिस्से में लिखते हैं। हम ये थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा ध्यान से सुन करके भी इसको लिखने की कोशिश करना, बाकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। यानी ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, ठीक, 6 दूनी 12 माइनस 12x, इस हिस्से में देखें तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ये रहा। जो कटता पिटता है उड़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ख़त्म हुआ, ठीक, माइनस 12x प्लस 2x एक तरफ करते हैं तो इधर से माइनस आया, इधर से हो गया प्लस, 12 2 14, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट 14x, ठीक, माइनस 10y माइनस 12 इधर आएगा प्लस 12, ठीक, तो प्लस 12 और माइनस 10 यानी कि प्लस 2y इज इक्वल टू, उधर देखते हैं 36 36 72, इधर से 25 1 26, 72 में से 26 को निकाल दो, इसका मतलब ये आएगा 72 में से 26 26 4 40 10 50 10 60, ठीक, 46, ये रहा। जो कटते पिटते हैं उन्हें और काट दो, 2 से कैंसिल आउट होगा ही होगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको मिलता है 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 को कैंसिल आउट किया, ये बन जाएगा 23। ये हमको x और y में एक इक्वेशन मिल गया, और एक ऑलरेडी इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई। जब x बराबर y है तो इस y की जगह पर x का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट 7x प्लस एक्स इक्वल टू 23 सिंस x इक्वल टू वाई, और यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलती है। दिस इम्प्लाइज दैट 7x प्लस एक्स 8x, तो x इज इक्वल टू 23/8 एंड दिस इज इक्वल टू y। सेंटर हमको मिल चुका है। सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 23/8, 23/8 लिख देते हैं यहाँ पर। Therefore सर्कम सेंटर ठीक इक्वल टू 23/8 23/8। एक काम मेरा हो गया सर्कम सेंटर निकालने का। अगला काम मेरा होगा रेडियस को निकालने का। काफ़ी सिंपल है। रेडियस को निकालने के लिए अगर पहला इक्वेशन याद हो तो जो सबसे पहला रिलेशन हमने लिखा था वो लिखा था ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर बराबर ओ सी का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो पहला ओ ए का होल स्क्वायर ले लो और लास्ट से आर स्क्वायर, दोनों को लेकर के सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। शुरुआत करते हैं। लिखना रेडियस इज गिवन बाई, रेडियस इज गिवन बाई, चलो देखते हैं रेडियस कैसे दी जाती है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसका मतलब हमको ओ ए का होल स्क्वायर पता है। ओ ए को अगर देखा जाए तो शुरुआत में ओ ए का होल स्क्वायर था x - 5 का होल स्क्वायर, ये रहा ओ ए
होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मेरे पास 23/28 है, उठा करके सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 23/8, सॉरी 23/28 निकल गया था, 23/8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 23/8 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखते हैं ये आएगा, इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पंचे 40, ठीक, इधर से 23 और उधर से 40, 23 में से 40 निकाल दो, 23 7 30 10 40 17 माइनस 17 का होल स्क्वायर अपॉन 8 टाइम 64 64। ठीक, इसी तरीके से इधर 8 के 8, ठीक, 23 7 30 1 31 तो प्लस 31 का होल स्क्वायर अपॉन 8 टाइम 64, ये हो गया। ठीक, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 17 का स्क्वायर अगर किया जाए 17 इंटू 17, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 1 के 7 4 11 ते 7 और 1 1 2, ठीक, 9 7 1 8 2 1 3 389 ये हुआ। इधर से 31 का करते हैं, 31 मल्टीप्लाइड बाई 31 1 3 3 1 के 3 3 3 का 9 1 3 3 6 और इधर से 9 961 और 389, ठीक, ये होगा मेरे ख्याल से 9 1 10 2 12 1200 इधर से होगा, ठीक, 89 और 61, चेक कर लेते हैं नहीं तो कुछ गलत हो, 961 अगर देखा जाए, 9 1 10 की जो यहाँ से लगी 1, ठीक, यहाँ से 6 6 12 12 14 1 15 की 5, यहाँ से लगी 1 9 1 10 2 12 1 13 1350, चेक किया जाए इसको कहीं गलती तो नहीं हुई, 7 7 49 की 9, ठीक, हासिल 4 7 1 के 7 4 11 1 7 7 1 1 के 1, ये गलती मिल गई, ठीक, 9 7 1 8 1 1 2 289 होगा और 289 तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, 1250। अभी सर ये 1 3 3 1 के 3 3 3 का 9 961, ठीक, 1250 टोटल आंसर। तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1250/64। इसका मतलब यहाँ से अगर आर को निकाला जाए तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा अंडर रूट 1250/8 सीधे सीधे, और 1250 को अगर तोड़ा जाए तो ठीक 12 यानी 2 हिस्से 6 6, ठीक है, 625 25 55 में 625, ठीक, और उसके बाद का हिस्सा 625 दूना अगर किया जाए तो 625 625 1250 25 25, ठीक है, तो ये आएगा 25√2, दिस इज इक्वल टू 25√2/8, ये रेडियस आई, रेडियस आर इज इक्वल टू 25√2/8। यूनिट लिखना चाहे आगे यूनिट लिखें, अदरवाइज ऐसे लिख करके छोड़ा जा सकता है। ये हुआ सरकम सेंटर को निकालना और उसके साथ ही साथ रेडियस को भी कैलकुलेट करना। इतना नोट किया जाए तो आगे फिर न्यूमेरिकल उठाएं इसके। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रॉब्लम है फाइंड पॉइंट ब्रैकेट में एस में भी जो आंसर आए वो केवल सिंगल पॉइंट आए, में भी ऐसा हो सकता है कि आंसर एक से ज़्यादा आए, तो पॉइंट ब्रैकेट के अंदर में एस, ठीक। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, हमें पॉइंट्स की तलाश करनी है, लेकिन जो भी तलाश मेरी होगी वो केवल और केवल एक्स एक्सेस पर ही होगी, ना तो प्लेन में होगी ना तो वाई एक्सेस पर होगी, जो होगी वो सिर्फ प्लेन के अंदर में मौजूद एक्स एक्सेस पर ही खोजना है। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, और इस तरीके का पॉइंट है हैविंग डिस्टेंस, की एक दूरी रखता है, हैविंग
डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3 4। ठीक, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट खोजना है कि वो पॉइंट इस दिए गए पॉइंट 3 4 से हमेशा कितने की डिस्टेंस रखे, 5 की डिस्टेंस रखे। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम इस 3 4 को ट्रेस करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। देखा जाए तो यक्स पर 3 यूनिट चलना है, 1 2 3, ये 3 यूनिट एक्स पर चले। वाई पर 4 यूनिट चलना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक, तो 3 और 4 का इंटरसेक्शन यहाँ कहीं पर ये पॉइंट होगा, ये है 3,4। अब अगर देखा जाए तो इसका मतलब हम जो एक्स एक्सिस पर चले हुए हैं, एक्स एक्सिस पर हमने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है, 3 है। ठीक, वाई एक्सिस पर हमने जितनी दूरी ट्रेवल की है वो कितनी है, 4 है। एक पॉइंट तो हमको साफ साफ दिखने में आ रहा है, गौर करना, ये 3 ये 4। हमको वो पॉइंट चाहिए जो 3 4 से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर मौजूद हो। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और 16 9 25 और √25 दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये लाइन तिरछी हो गई, इसको सीधा बनाना है। ये रहा सीधा सीधा, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, इसका मतलब ये क्लियरली ये कितना होगा, 5 होगा। पहला पॉइंट कितना होगा, 0,0। लो, पहला पॉइंट आ चुका है। ठीक, हालांकि प्रॉपर वे में सॉल्व करने के लिए तो पॉइंट मान करके एक्स वाई मान करके चला जाएगा, लेकिन अभी के केस में ऐसे दिखा रहे हैं। ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, हमको पता है 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 9 25 और इसका रूट काटेंगे तो यहाँ चलेगा 5। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस की प्रमेय से पहला पॉइंट 0,0 आया। अगली बात सुनना, अगली बात ये, फिर हम इसी 3 और 4 की ही नकल करेंगे। तो जब 3 इधर था, अब चूंकि इधर एक पॉइंट मिल चुका है और कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो 5 डिस्टेंस रख सके इस साइड में, तो अब तलाश दूसरी तरफ की होगी। तो दूसरी तरफ की तलाश होगी तो फिर मेरा दिमाग कहता है कि परपेंडिकुलर कितना है, 4, तो बेस हम और निकाल लें। अगर बेस फिर से एक बार 3 हो जाए तो इधर भी 5 मिल जाएगा। तो 3 डिस्टेंस इधर ट्रेवल किए हैं, 3 उधर और आगे ट्रेवल कर लो। तो जब 3 उधर आगे और ट्रेवल करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस 3 है, तो 3 इधर और 3 आगे गए तो 6, इतना हम और चल जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अब ये डिस्टेंस कितनी हुई, 3। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार फिर ये कितना होगा, 5 होगा। तो सोचो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, 3 3 6 और एक्स एक्सिस है 6,0, ये मिल गया। तो पहला पॉइंट तो तय हो गया 0 0 और अगला पॉइंट कौन हो गया, 6 0। सीधे सीधे हम अभी लिख रहे हैं, फिर हम प्रॉपर वे भी करके दिखा रहे हैं। सॉल्यूशन है, लिखना एट डिस्टेंस 5, एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4, ठीक, बी हैव 2 पॉइंट्स, बी हैव 2 पॉइंट्स, बी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक, ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस। पहला पॉइंट है 0,0 एंड दूसरा पॉइंट है 6,0। हम वापस दोहरा रहे हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नकल थी कि पॉइंट 3 4 दिया गया है, तो पॉइंट 3 4 है, तो 3 का मतलब हम x के ऊपर कितनी दूरी ट्रेवल किए थे, 3 डिस्टेंस ट्रेवल किए, y पर कितना किए, 4 ट्रेवल किए, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बेस है, परपेंडिकुलर है, और मुझको पता है 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और इसका स्क्वायर काटेंगे तो 5। इसका मतलब डायगोनल को खींच दिया, वो निश्चित तौर पर कहाँ से मिलेगा, 0 0 से। तो ये एक तो पहला पॉइंट हो गया 0 0, जो 3 4 से 5 की डिस्टेंस रखता है। और इसी लॉजिक को हम अगले पे दोहरा देते हैं कि एक बार फिर से हम बेस 3 बना लेते हैं। तो 3 डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल किए थे, 3 और ट्रेवल कर लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6,0 और फिर से डायगोनल कितना आ गया, 5, सॉरी डायगोनल करें, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वापस 5 आ गया। ठीक, अब हम इसका प्रॉपर वे दिखा रहे हैं कि इसका प्रॉपर वे कैसा होगा। बाय द वे, किसी का दिमाग इस पर नहीं ही काम करता है, तो उसके लिए एकदम सीधा शुद्ध मेथड, जिसको बौराहवा मेथड बोलेंगे, कि जब आप सब भूल जाओ, कुछ दिमाग ना रहे, तो बस जो आप जानते हो वही आप करते रहो। हालांकि बौराहवा मेथड कहे जरूर, ये इसका प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर वे, सही तरीका।
चूँकि इन्होंने कहा है कि आप जो भी पॉइंट तलाश कीजिए यक्स एक्सेस पर ही तलाश कीजिए, और हमको पता है कि यक्स एक्सेस के पास जितने भी पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। तो हम मानेंगे मेरा जनरल पॉइंट x, 0 है। लेट माना पॉइंट x, 0 बिलोंग टू द x एक्सेस सच दैट, और ये यक्स एक्सेस पर मौजूद ऐसा पॉइंट है सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड 3, 4 इज़ 5, कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस 5 है तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाया जा सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये हुआ। एंड दिस इज इक्वल टू, चूँकि डिस्टेंस हमको दी गई है और नोट में हम लिखाए हैं कि जब डिस्टेंस दी जाए तो यहाँ प्लस माइनस का इस्तेमाल करो, +-5। अब रूट को हटाते हैं तो ऑलरेडी ये कितना होगा, 25 होगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 चौक 16 इज इक्वल टू 25। उधर 25 में से 16 निकाल दो, 9 बचेगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक, अब इसको लिखा जा सकता है, इस स्क्वायर को हटाते हैं या दोनों साइड में स्क्वायर ही लगा देते हैं। देखना, दिस इम्प्लाइज दैट x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-3 का होल स्क्वायर। सही या गलत, ये तुम लोग खुद से डिसाइड कर लो। +3 का स्क्वायर करोगे तो +3 का स्क्वायर करने पर भी 3 त्रिक का 9, -3 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना, 3 त्रिक का 9। अब दोनों साइड से स्क्वायर को हटाते हैं। स्क्वायर को हटाने पर पता चलता है कि दिस इम्प्लाइज दैट x - 3 इज इक्वल टू +-3 हुआ है, और x - 3 इज इक्वल टू +-3, तो एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन। पॉजिटिव साइन को कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करने पर x - 3 इज इक्वल टू +3, तो इसका मतलब उधर गया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। पहली बात आई। अब की बार नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, तो जब नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, ध्यान देना, नेगेटिव साइन लेने पर हमको मिलता है x - 3 इज इक्वल टू -3, -3 कैंसिल आउट हुआ, x इज इक्वल टू 0, ये रहा। और चूंकि x एक्सेस का पॉइंट है इसलिए y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहना है। तो इसका मतलब अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जिन पॉइंट की हमें तलाश थी वो पॉइंट मिले x0, y0 एंड 6, 0। ये 2 पॉइंट निकल करके आते हैं। अभी जो भी न्यूमेरिकल हो रहे हैं, इन न्यूमेरिकल में कहा जा सकता है कि इनमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में चलना हमको इसी से पड़ेगा, क्योंकि किस न्यूमेरिकल में क्वालिटी है और किस में नहीं है ये केवल डिपेंड करता है कि क्या मेरा दिमाग वहाँ पर स्ट्राइक किया या नहीं किया। नहीं किया तो मेरे लिए न्यूमेरिकल टफ है। अब तुम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही यही बोलेंगे, अरे यार पेपर तो बड़ा कठिन आया था। और अगर स्ट्राइक कर गया तो बाहर निकलते ही वही, पेपर तो हलवा ही था। ठीक, जैसा आमतौर पर होता है सबसे आगे फ्रंट सीट पर बैठने वाले तेज लोगों के लिए। बाकी तो मेंबर ऑफ बैक बेंचर्स सोसाइटी दुनिया की शायद सबसे उम्दा प्रजाति, जिसमें से एक हम भी हैं, MBBS मेंबर ऑफ बैक बेंचर्स सोसाइटी। अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं, प्रॉब्लम। ठीक, फिर कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सेस। ठीक, पहले वाले न्यूमेरिकल का डुप्लीकेट, फाइंड पॉइंट या ब्रैकेट में s लिख देना, फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स ऑन y एक्सेस एट डिस्टेंस 5 from 4, 3।
वहाँ 3 4 था, एक्स एक्सेस से डिस्टेंस लिए थे, यहाँ 4 3 है, वाई एक्सेस से डिस्टेंस 5 रखनी है हर बार। ठीक, डिट्टो उसी का डुप्लीकेट है, इसीलिए हम इसका प्रॉपर वे नहीं कर रहे हैं, वापस हम करके दिखा रहे हैं। ये रहा, यक्स पर 4 चलेंगे तो 1 2 3 4, और वाई पर 3 चलना है, तो इसका मतलब 1 2 3, ये पॉइंट आया यहाँ पर। ठीक, ये होता है 4 3। इसका मतलब हुआ हमने यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 4, और ये कितनी ट्रेवल की, 3। अगर कुछ याद आ रहा हो तो ये डिस्टेंस 4, ठीक, और ये 3, ट्राइंगल ही तो बनाना है। चूँकि अब तो सब कुछ डीलिंग ट्राइंगल पर ही हो रही है, तो हमको वो पॉइंट तलाश करना है जो पॉइंट 5 डिस्टेंस पर, एक ही पॉइंट तलाश करना है। अब वो यहाँ मिले या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो पहले तो एक सोच करके देखते हैं, एक पॉइंट कहीं रहा होगा। तो गौर करो, एक पॉइंट और मिल जाए, 2 पॉइंट मौजूद है, एक तो ये मौजूद है, ठीक, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर देखें तो इससे परपेंडिकुलर को ट्रेस करते ही एक तो ये डिस्टेंस आई मेरे पास, और सामने से ये 3 है, तो ये कितना आया, 3, ये कितना है, 4। निश्चित तौर पर ये रहा फिर से डायगोनल। सॉरी, कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ, हमने शायद फिगर बनाने में गलती की। एक मिनट, एक्स पर 4, वाई पर 3, ठीक, ये इतना सही है। अब अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये चूँकि ये 4 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4। पॉइंट हमको वाई एक्सेस पर ही तलाश करना है, तो वाई पर तलाश करना है तो इस तरीके से तलाश करेंगे। ध्यान देना, ये 3 है, ये 4 है, तो ये डायगोनल कितना होगा, ये रहा डायगोनल। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, ये डायगोनल कितना, 5। तो पहला पॉइंट कितना मिला, 0 0। लॉजिक वही दोहराएंगे, 3 है तो पलट करके इधर 3 चाहिए, तो 3 और 3 और आगे चले जाओ, तो 3 3 6, यानी ये रहा, यहाँ पर ले रहे हैं ये अगला पॉइंट। ये 3 डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिए, तो निश्चित तौर पर ये पॉइंट कौन होगा, 0 6, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन से आए, लिखने के लिए तुम लोगों को एक हिसाब से कह सकते हो, होमवर्क दे दिया इसमें। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला तो हो गया वाई एक्सिस पर 0 0, और अगला हो गया वाई एक्सिस पर 0 6। ये 2 पॉइंट निकल करके आ गए। ठीक, अगला न्यूमेरिकल, वो थोड़ा ठीक ठाक न्यूमेरिकल है, उसके बारे में कह सकते हैं उस प्रॉब्लम में जान है। अगली प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है, फाइंड कोऑर्डिनेट ठीक, ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस whose, या whose नहीं, who है, who lies at a distance, find coordinate on x axis। आप x एक्सिस पर एक पॉइंट को निकालिए, एक पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए। who lies, जो इस प्रकार रहता है, at a distance, एक दूरी पर बना रहता है, at a distance small l always from point 4 6, ठीक, where, जहाँ पर l is such that, जहाँ पर ये जो डिस्टेंस l है ये इस तरीके से दी गई है। पहली बात, l लेस देन 6 हो, दूसरी बात l इक्वल टू 6 हो, तीसरी बात l ग्रेटर देन 6 हो। न्यूमेरिकल वापस सुनना, ये कह रहे हैं कि आप एक, इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो हमको दी गई है, सबसे पहले हम उसकी तरफ देखते हैं। तो हमको एक पॉइंट दे दिया गया है,
4,6, ऑब्वियस सी बात है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मेरे पास हो गया 4,6, ये हमने पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप x एक्सिस पर एक पॉइंट निकालिए, और x एक्सिस पर ये पॉइंट इस तरीके से है कि ये पॉइंट 4,6 से हमेशा अपनी दूरी को l बना करके रखता है। मतलब यहाँ पॉइंट होगा तो ये जो डिस्टेंस है l रहेगी, यहाँ होगा डिस्टेंस कितनी रहेगी l, यहाँ होगा डिस्टेंस कितनी रहेगी l। अब l क्या क्या हो सकता है, तीनों केसेस लगा दिए हैं सामने। वेयर l इज सच दैट, जहाँ l किस प्रकार है, पहला जो दूरी है वो 6 से कम रहे, मतलब हमको x एक्सिस पर ऐसा पॉइंट निकालना है जिसकी 4,6 से जो दूरी आए वो 6 से कम आए, पहली बात, ठीक। दूसरा, दूरी एग्जैक्टली 6 आए। तीसरी बात, उस पॉइंट को निकालना है जिसकी 4,6 से दूरी 6 से बड़ी आए, मतलब ना तो 6 आ सकती है ना तो 6 से कम, दूरी हमेशा 6 से बड़ी रहे। वापस न्यूमेरिकल दोहरा रहे हैं, 4,6 एक पॉइंट दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कह रहे हैं x एक्सिस के ऊपर आप पॉइंट को ढूंढिए और ऐसा पॉइंट हो कि जो 4,6 से अपनी दूरी हमेशा l रखता है, ठीक। अब शर्त लगा देते हैं l क्या क्या हो सकता है। पहला केस ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट आप खोज रहे हैं वो जिस डिस्टेंस l को रखता है वो l 6 से कम होनी चाहिए, मतलब दूरी 6 से कम रहे, 5 हो चलेगा, 4 होगी दूरी चलेगा, मतलब यहाँ कोई पॉइंट मिले कि ये डिस्टेंस 4 आए तो वो पॉइंट हमारी रिक्वायरमेंट में है, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट कोई मिल जाए यहाँ जिसकी 4,6 से दूरी l रहे, l का मतलब लेस देन 6, यानी कि लेस देन 6 होने का मतलब 4 कर दें हम कहें हमको यहाँ पर चलो एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिला, और जब हम इस डिस्टेंस को निकालते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी आती है 4, तो इसका मतलब हाँ ये पॉइंट मेरे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। लेकिन पता चले ये दूरी कितनी आ गई, 8 आ गई, तो इसका मतलब पहले केस में तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमको दूरी 6 से कम ही चाहिए, और आ कितनी रही है 8, ये इसका केस हो सकता है लेकिन इसका नहीं हो सकता। इस तरह के पॉइंट की हमको तलाश करनी है, ठीक। देखना लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये है सोल्यूशन। हम जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिए जाते हैं और 2 पॉइंट के बीच की दूरी मांगी जाती है तो इनके बीच में कई दूरियां हो सकती हैं। आप यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचो, पहली डिस्टेंस है, आप यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचो, दूसरी डिस्टेंस है, आप इस तरीके से पहुँचो, तीसरी डिस्टेंस है, आप यहाँ से पहुँचो, चौथी डिस्टेंस है। लेकिन जब आप सीधे पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एकदम स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे तो ये जो दूरी आएगी ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम। अब जरा x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं, x एक्सिस पर कितना चले, 4 चले, y पर कितना चले 6, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी आएगी 6, और हमको पता है 2 पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब x एक्सिस पर यहाँ जो पॉइंट बैठेगा वो 4,6 से जो दूरी रखेगा वो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। x एक्सिस पर अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस दूरी 6 से भी कम हो सके। हर पॉइंट आप थोड़ा आगे चलोगे ये डिस्टेंस 6 से बड़ी होगी, इधर आओगे 6 से बड़ी होगी। कोई अब ये कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर चलेंगे और ये डिस्टेंस हमको 5 मिलेगी। रीज़न, अगर ये 5 मिल गई ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होती है, ये थ्योरी गलत हो जाएगी। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो 6 ही रहेगी, और ये पहले केस में कह क्या रहे हैं, आप डिस्टेंस वो तलाशिए जो 6 से कम हो। भैया जब मिनिमम डिस्टेंस 6 हो गई तो इसका मतलब 6 से कम दूरी का वजूद ही मौजूद नहीं है, ये केस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 6, एक ही परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पर मिलेगा, यानी यहाँ जो पॉइंट होगा x एक्सिस पर कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा 4,0, ठीक सीधा। और x एक्सिस पर तो चूंकि x पर कितना चले 4 और y कितना है x एक्सिस पर 0, 4,0 की 4,6 से जो दूरी होगी वो कितनी होगी 6, यानी इसके केस में एग्जैक्टली 1 पॉइंट मिलेगा। अब आते हैं इनका केस, l ग्रेटर दैन 6, हमको पता है मिनिमम डिस्टेंस कितनी 6, मतलब चाहे हम राइट में जाए चाहे लेफ्ट में आए कहीं भी आएंगे ये हर पॉइंट जितने मिल रहे हैं x एक्सिस पर, ये जितने पॉइंट मिल रहे हैं ये सारे पॉइंट 4,6 से जब अपनी दूरी रखेंगे तो हमेशा कितनी रखेंगे, ग्रेटर दैन 6 रखेंगे, मतलब 6 से कम दूरी का वजूद पॉसिबल नहीं है। और 6 दूरी का केवल एक वजूद पॉसिबल है 4,0, और 6 से बड़ी दूरी के हमारे पास टोटल इनफाइनाइट लोग मौजूद हैं। तो पहला केस इनकार, दूसरा केस एक्सेप्टेबल, तीसरा एक्सेप्टेबल, तीसरा दानी आदमी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपके पास होंगे। यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। शुरुआत करते हैं हम इसको लगाने की।
एक फिगर बना लेना, उसी फिगर से मेरा काम हो जाएगा। फिगर बिल्कुल इसी तरीके से बनाना जैसा अभी बनाए हुए थे। यहाँ पर बना रहे हैं, ये आया, ये मेरा यक्स एक्सिस है, ठीक, थोड़ा तिरछा हो गया, यक्स एक्सिस है, और यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं 4,6, ठीक। यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देना, परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, परपेंडिकुलर को प्रोजेक्शन भी कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम टॉर्च जलाएं तो टॉर्च जलाने पर ये जो 4,6 है, इसका जो परछाई होगा ये यक्स एक्सिस पर बनेगा। अच्छा, परछाई बनेगा तो पॉइंट जब तक स्पेस में टंगा है तब तक वाई कोऑर्डिनेट आपके हाथ में है। जिस दिन पॉइंट यक्स एक्सिस की दुनिया में आ गया तो यक्स एक्सिस के घर में घुसते ही वाई की वैल्यू कितनी, 0, लेकिन 4 बचा रहेगा क्योंकि वो एक्स का ही मेंबर है, ठीक। जिस काट का बकला उसी में लगता है, दूसरा नहीं लगता है, यानी ये होगा 4,0, ये रहा, ठीक। और ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये होती है 6 हाइट, ये रहा। अच्छा, बाकी लाइनें बोल्ड खींचेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब यक्स एक्सिस को जहाँ पर काट रही हैं। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये सारे जितने पॉइंट हैं, ये सारी डिस्टेंस 6 से बड़ी होगी, ठीक। ये जो स्पेस छूट गया, यहाँ भी इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं। तो इसमें लिखना ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस only 4,0, only 4,0 has a minimum distance, has a minimum distance, has a minimum distance 6 from 4,6, ठीक। जिन लोगों को ना पता हो वो लोग जान लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा मिनिमम होती है। चाहो तो आगे लिख दो, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस, इज मिनिमम डिस्टेंस, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस, ठीक। एंड एवरी पॉइंट, अब जितने भी पॉइंट लेफ्ट और राइट में बच रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। एंड एवरी पॉइंट्स, एंड एवरी पॉइंट्स लाइज इन लेफ्ट, ठीक, और राइट, और जितने भी पॉइंट अब दाएं बाएं बच रहे हैं वो सब डिस्टेंस 6 से ज़्यादा लेंगे। एंड एवरी पॉइंट लाइज इन द लेफ्ट और राइट टू 4,6, सॉरी टू 4,0, टू 4,0 मस्ट हैव डिस्टेंस, मस्ट हैव डिस्टेंस, मस्ट हैव डिस्टेंस ग्रेटर देन 6 टू 4, ग्रेटर देन 6 टू 4,6। जितने भी पॉइंट हैं वो 4,6 से जो भी डिस्टेंस रखेंगे वो डिस्टेंस हमेशा 6 से बड़ी होगी, ठीक। और जब हमेशा 6 से बड़ी होगी तो इसका मतलब अब जो बातें हो सकती हैं वो बात करते हैं। पहला, L लेस देन 6, ठीक, नो पॉइंट पॉसिबल, ऐसा कोई पॉइंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नो पॉइंट पॉसिबल, ठीक। दूसरा, इसी में सेकेंड केस जो दिया गया है L इज इक्वल टू 6, इसमें ओनली 1 पॉइंट पॉसिबल, ओनली 1 पॉइंट, और ये पॉइंट होगा 4,0, ठीक। अगली बात करते हैं, अगली बात है L ग्रेटर देन 6, तीसरा केस L ग्रेटर देन 6, इसी 4,0 को निकाल दो, पूरे यक्स एक्सिस को कवर कर लो, पूरे यक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं सिर्फ 4,0 को छोड़ के सबकी डिस्टेंस 4,6 में 6 से हमेशा बड़ी बैठेगी। तो इसको लिखा कुछ इस तरीके से जाएगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो x,0 बिलोंग टू द एक्स एक्सिस
पूरे एक्स एक्सेस के पॉइंट होंगे, ठीक, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ करके, -4,0, सिर्फ 4,0 को छोड़ करके, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस ग्रेटर देन 6 चाहिए और 4,0 की डिस्टेंस एग्जैक्टली 6 है, इसलिए उसको निकाल दिया जाएगा। बाकी यहाँ वहाँ के हर पॉइंट 6 से बड़ी दूरी रखेंगे। इसे नोट करो तुम लोग फटाफट। एक न्यूमेरिकल और कराएंगे, इसके बाद बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में आएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी थोड़ा दमदार होगा, ठीक, बिल्कुल इसी न्यूमेरिकल के तरीके से, या नहीं वो थोड़ा सा इससे अलग होगा, वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा। प्रॉब्लम लिखना, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, ठीक, पॉइंट दिया गया है 3,6, सॉरी या 3,4 कर देते हैं। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 3,4, ये फिक्स पॉइंट है, एंड कैपिटल B is variable point, कैपिटल A 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फिक्स पॉइंट है और कैपिटल B वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट ऐसा जो अपनी जगह को बदल सकता है, ठीक, वेरिएबल पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट कैसा है वो भी जान लो, वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, ये एक लाइन पर मौजूद पॉइंट है, और लाइन कौन सी है, ऑन लाइन मॉड x इज इक्वल टू 6। असली खेल यहीं पर चालू है इसका। कैपिटल A फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है और लाइन खींची जा रही है मॉड x इज इक्वल टू 6। अपने को पता है मॉड x इज इक्वल टू 6, जिस दिन किसी ने कह दिया तो मुझको ये दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहला x इज इक्वल टू +6 नज़र आता है, और दूसरा ये हमें नज़र आता है x इज इक्वल टू -6। इसका मतलब यहाँ पर छिपा करके बात कही गई है, दो लाइनें दी गई हैं, यानी जो b है वो x इज इक्वल टू 6 पर भी हो सकता है और b x इज इक्वल टू -6 पर भी हो सकता है, ठीक। b इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन मॉड x इज इक्वल टू 6। अब आगे की बात देखना, इफ़, यदि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड पॉइंट b, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो भी पॉइंट हो, ठीक, चूँकि पता नहीं है इसलिए वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा दो ही लाइन पर। पहली लाइन x इज इक्वल टू +6, दूसरी लाइन x इज इक्वल टू -6, इन्हीं दोनों पर b को होना है, और b जिस भी लाइन पर होगा उसकी जो a से दूरी होगी वो लेस देन आर इक्वल टू 4 होनी चाहिए। 4 से बड़ी दूरी नहीं रख सकते हैं, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन ए बी लेस देन आर इक्वल टू 4, कॉमा, फाइंड, प्राप्त कीजिए, फाइंड पॉसिबल, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल कोऑर्डिनेट फॉर कैपिटल बी के लिए पॉसिबल इंटीग्रल कोऑर्डिनेट निकालिए। मतलब b के जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे x, y, उसमें x और y दो के दोनों हमेशा कैसे होंगे, इंटीजर वैल्यू ही रहनी चाहिए। वहाँ पर वैल्यू ऐसा नहीं है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ले लें, 4/8 नहीं एक्सेप्टेबल होगा, ठीक, 3/2 नहीं एक्सेप्टेबल होगा। b के कोऑर्डिनेट जो भी आने चाहिए वो केवल और केवल इंटीजर आने चाहिए, ठीक। एक बात तो तय है कि b जहाँ भी होगा वो लाइन पर होगा, x इज इक्वल टू +6, h इज इक्वल टू -6, तो x तो इंटीजर बना रह गया क्योंकि पहली लाइन है x इज इक्वल टू 6। अगर b इस पर होगा तो पूरी लाइन पर b कहीं भी रहे उसके लिए x कोऑर्डिनेट 6 होगा, ठीक। अच्छा, अगर b x इज इक्वल टू -6 पर होता है तो पूरी लाइन पर b कहीं भी रहे x कोऑर्डिनेट -6, ये तो इंटीजर बना ही रहेगा। तो b का जो रंग रूप होगा दिखने में, b का रंग रूप 6, y और या तो -6, y टाइप का होगा, जिसमें y कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर शर्त थोप दिए। शर्त ये थोपे, दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि b की a से जो डिस्टेंस आए वो 4 से कम या 4 के बराबर हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है। दूसरी शर्त ये थोप दी है कि आप जब भी y
कोऑर्डिनेट निकालिए तो आप ये कोऑर्डिनेट हमेशा इंटीजर ही निकालेंगे। आप इंटीजर के अलावा फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो उस वैल्यू को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक, शुरुआत करते हैं लगाने की। न्यूमेरिकल नोट कर लो, इसे लगाते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं। सबसे पहला काम हम खाका खींचते हैं कि ये सारी जो गीता दोहन चल रहा है ये गीता दोहन दिखने में कैसा होगा। पहले इसके विजुअलाइजेशन को देखते हैं। वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। और इस लाइन को हम कहते हैं, ये जो लाइन आई, ये लाइन, इसको हम कहते हैं दिस इज द एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। और अगली जो लाइन आ रही है ये बराबर दूरी पर है, इस लाइन को हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -6, ठीक। अब b की बात करते हैं तो यक्स 6 है, तो अब ये सी बात है 3,4 चाहिए, यहाँ कहीं पर मौजूद होगा। चलो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट मेरा है 3,4, दैट इज इक्वल टू कैपिटल A, ये रहा, ठीक। जैसे जो b है वो या तो x इज इक्वल टू -6 पर हो सकता है या x इज इक्वल टू +6 पर, लेकिन ख्याल रखना है b कहीं भी होगा कैपिटल A से उसकी दूरी हमेशा 4 या 4 से कम बनी रहनी चाहिए। ये हमारा ओरिजिन कैपिटल O है। एक बात दिमाग में बैठाना, अगर ये ओरिजिन कैपिटल O है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये दूरी कितनी चली गई, 3 चली गई, और ये दूरी कितनी चली गई, 6 चली गई। तो इसका मतलब ये हो गई टोटल डिस्टेंस 6 और ये हो गई टोटल डिस्टेंस 3। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कैपिटल A की इस लाइन x इज इक्वल टू -6 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो सोचो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल हो गई 9। और अभी अभी पिछले न्यूमेरिकल में हम कह के आए हैं कि कैपिटल A की इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस 9 ही हो सकती है। तो भैया B यहाँ भी बैठ जाएगा, ये एकदम ठीक खोपड़ी पर आकर के सामने, तब पर भी डिस्टेंस कितनी रखेगा, 9। A से B तक की दूरी 9 है, यहाँ बैठेगा तब 9 से ज़्यादा, नीचे आएगा 9 से ज़्यादा, कहीं पूरी दुनिया में दौड़ जाएंगे B महाराज तो ये पूरी डिस्टेंस A से B की हमेशा 9 से ज़्यादा बैठेगी। लेकिन सामने सामने बैठेंगे, ये इनका चेहरा देखते हैं, ये इनका चेहरा, तो ऐसे में डिस्टेंस कितनी कह रहे हैं भैया, A कितनी दूर है B, 9 डिस्टेंस पर। और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपके और B के बीच की दूरी या तो 4, ज़्यादा से ज़्यादा छूट 4 पर है, वरना 4 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब B को यहाँ पर लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर B यहाँ आता है तो B इस कंडीशन के साथ विद्रोह कर रहा है। तो जब विद्रोह कर रहे हैं तो B मेरे कम से कम आंसर का हिस्सा नहीं हो सकते, मतलब तय हो चुका है B की मौजूदगी जब भी होगी x इज इक्वल टू +6 पर होगी। शुरुआत करते हैं हम इसी बात के, ठीक। यहाँ हम लिख रहे हैं दिस डिस्टेंस, सॉरी, अब अगर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे अब तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, इसलिए इसको हम इरेज करके इसको लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, एवरी पॉइंट, ठीक, ऑन दिस लाइन, ठीक, इज -6, y। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो -6, y टाइप के होंगे, ठीक। और अब हम इसको मिला दे रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये इस तरीके से दिखाना, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस या तो 4 से बड़ी होगी, ठीक, सॉरी ऑलवेज ग्रेटर देन 4 कर देना, ठीक। बहुत शुद्ध भाषा में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन 9। हकीकत तो ये है कि हम इसको ग्रेटर देन 9 लिखें और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 लिखें। रीज़न अब तो हम दिखा चुके हैं, अब इसको तुम लोग अपनी कॉपी पे अपने हिसाब से बनाना कि ये जो डिस्टेंस आई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9 है, तो इसका मतलब यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किस टाइप के होंगे, 9 टाइप के होंगे, ठीक। सो इसलिए B नेवर पॉसिबल ऑन
x इज इक्वल टू -6, इसलिए b x इज इक्वल टू -6 पर कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब देखते हैं, अब इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 6, y और इसी को हम कह देते हैं दिस इज द कैपिटल B। चलो मान लिया 6, y वेरिएबल है, ऊपर नीचे जितना चढ़ेंगे b उतना देख लिया जाएगा। हमको तो केवल y के लिए जो भी वैल्यू चाहिए वो इंटीजर चाहिए बस खाली। ठीक, तो b इज इक्वल टू 6, y हुआ। शुरुआत करते हैं इसको लगाने की। लिखना mod x इज इक्वल टू 6 implies that x इज इक्वल टू ±6। ठीक, इसी बात को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिगर तुम लोग तब तक बना लो, रीज़न अभी हम फिगर को मिटा देंगे, हमें ऊपर की जगह चाहिए काम करने के लिए। सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल A एंड लाइन x इज इक्वल टू -6, ठीक, इज 9। ठीक, एंड बी नीड, और हम चाहते हैं या हमें चाहिए, एंड बी नीड कैपिटल B सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक, सो बी नेवर लाई, सो बी नेवर लाई ऑन x इज इक्वल टू -6, इसलिए b कभी भी x इज इक्वल टू -6 पर लाई नहीं कर सकता है। ठीक, अब हम इस फिगर वाले हिस्से को मिटा रहे हैं। लिखना सो लेट, इसलिए माना सो लेट कैपिटल B लाई ऑन x इज इक्वल टू +6। ठीक, दिस implies that capital B is of the form 6, y, इसलिए देखने में जो B का रंग रूप होगा वो 6, y टाइप का होगा। ठीक, शुरुआत करते हैं अब। नाउ जो दिया गया है उतने से काम करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी लेस देन आर इक्वल टू 4। डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, a पता है, a है, a के कोऑर्डिनेट अगर देखे जाए तो 3, 4 थे, b के कोऑर्डिनेट हैं 6, y। अप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक, इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इम्प्लाइज दैट 6 में से 3 निकाल दो, ठीक, 3 और 3 त्रिका 9, रूट को हटा रहे हैं, 9 + y - 4 का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, रूट इधर गया तो 4 चौक 16। इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज दैट y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9, 7, 16। ठीक, तो इसका मतलब इधर अपने पास आया 7। अब अगला काम यहाँ से देखना, बिल्कुल यहाँ से ये गलती भी ना करना कि इसके बाद अब कुछ और इधर उधर का काम करने लगे। हम इस बात को लिख सकते हैं, इसका मतलब y - 4 का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू कितना हुआ, 7 हुआ, यानी कन्फर्म है दिस इम्प्लाइज दैट y - 4, ठीक, इज लेस देन आर इक्वल टू √7। और चूंकि डिस्टेंस ही तो है तो इसका मतलब इस पर क्या बैठा सकते हैं, मॉड, यानी मॉड ऑफ y - 4 लेस देन आर इक्वल टू √7। ठीक, यानी इसे लिखा जा सकता है दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं y - 4 इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस √7 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -√7। ये रहा, पूरे में 4 को ऐड कर दिया जाए, 4 को ऐड करते ही दिस इम्प्लाइज दैट 4 -√7, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 4 + √7। ठीक, यहाँ से अगर y की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए, ठीक, तो हमको पता है जो √7 होता है इसकी वैल्यू 2.64 के आसपास बैठती है, तो इसका मतलब ये हो गया 4 - 2.6 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली है ये, ठीक, इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू 4 + 2.6, यानी कि y इज लेस देन आर इक्वल टू 6.6 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा 1.4 के आसपास। ठीक, चूँकि 4 - √7 है
ठीक, ये कुछ गलती शायद हो रही है। √7 2.6, हाँ ठीक सही है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, अब ध्यान देना y की वैल्यू हमें जो चाहिए इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो 1.4 से 6.6 के बीच में क्या क्या इंटीजर हो सकता है। 1.4 से बड़ा इंटीजर 2, फिर 3, 4, 5 और 6, इसके बाद हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल वैल्यू ठीक ऑफ y इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, ये हुआ। इसका मतलब अब हमको कैपिटल B के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल B विल बी ठीक, x 6 था क्योंकि हम x इज इक्वल टू 6 पर हैं, तो 6,2 पहला पॉइंट, 6,3 दूसरा पॉइंट, 6,4 तीसरा पॉइंट, 6,5 चौथा पॉइंट, लास्ट में एंड 6,6 ये छठा पॉइंट। कुल B के लिए की 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। रही बात क्रॉस चेकिंग की, तो हम आंसर अपना चेक कर लेते हैं। 3,4 से इनकी डिस्टेंस कितनी है, √, ठीक, पहला पॉइंट है 3,4 ठीक, पॉइंट यही था शायद, हाँ 3,4, कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, 6,3 उठा लेते हैं, तो 6,3 इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। √, 6 में से 3, 3 त्रिक्का 9, यहाँ 3 में से 4 गए -1 +1 ठीक, दिस इज इक्वल टू 9, 1, 10 √10 यानी 3 पॉइंट समथिंग, 4 या 4 से कम ही बनी रहनी है ठीक। अगला पॉइंट हम उठा लेते हैं 6,6, 3,4 के 6,6 ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू √, इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। 6 में से 3 गए 3, 3 त्रिक्का 9, 6 में से 4 गए 2, 2 दूनी 4 ठीक, 9, 1, 10, 3, 13, इसका मतलब √13, 3 त्रिक्का 9, 4 चौक 16 ठीक, इसका मतलब निश्चित तौर पर 4 से ये कम ही बैठने वाला है। इसका मतलब आंसर सही है, B की वैल्यू 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 होगी। रीज़न वही है कि हमको हर बार y के लिए केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यू को ही सेलेक्ट करना था, इसके अलावा हमें कोई और कोऑर्डिनेट नहीं लेने थे ठीक।